पीएम मोदी रिमाइंड्स कांग्रेस ऑफ इंदिराज एरियल बॉम्बिंग ऑफ मिजोरम। आप जानते हैं अगले साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन मोड में देश की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप लगा रही है, जिसमें पहला आरोप पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया कांग्रेस के ऊपर कि आप वो पार्टी हैं जिन्होंने अपने ही देश के अंदर मिजोरम में यहाँ के नागरिकों के ऊपर एरियल बॉम्बिंग की, यानी कि वायुसेना का प्रयोग किया। जिस वायुसेना का प्रयोग 1962 के वॉर में चाइना के खिलाफ नहीं किया गया, उसी वायुसेना का यूज मिजोरम में आपने कर दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी सेव्ड मिजोरम इन 1966। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1966 में मिजोरम को बचाया था। पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं कि तुमने 1966 में मिजोरम को मारा था। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, नेताओं के स्टेटमेंट है तो सही तो होंगे नहीं, दोनों के सही नहीं होंगे, दोनों अपना अपना बचाव करेंगे। तो क्या इसके पीछे तर्क है? बहुत सारे बुद्धिजीवी मानते हैं कि 1966 में अगर इंदिरा गांधी ने बॉम्बिंग नहीं करवाई होती तो मिजोरम हमारे हाथ से निकल जाता। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो सारा जो मामला है, सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वहां पर क्या सिचुएशन उस समय बन गई थी। सबसे पहले हम जानते हैं, जो मिजोरम की बात हम कर रहे हैं, ये हमारे मैप में कहां पर पड़ता है? ये आप भारत देख पा रहे होंगे। भारत में यहां पर आप सबसे पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट का सदर्न एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा मिजोरम। ठीक है, इस वाले मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो जो ब्लैक वाला है ये हमारा मिजोरम है। अब मिजोरम में आखिर उस समय क्या चल रहा था, इसके लिए मिजोरम की ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उस समय 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो पूर्वोत्तर में हमारे ये 7 अलग अलग राज्य नहीं थे। इस पूरे के पूरे एरिया को आमतौर पर असम ही कहा जाता था। तो असम होने को ये वाला रीजन था, और ऊपर अरुणाचल को नेफा कहा जाता था। लेकिन इस पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से असम के ही अंडर होता था। हालांकि यहाँ पर एक आध प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, लेकिन पूरा का पूरा जो गवर्नेंस थी आमतौर पर असम के ही हाथ में थी। तो मिजोरम की हिस्ट्री अगर हम जानें, आज़ादी के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था, तो उसके हिसाब से हम इसको रिलेट कर पाएंगे। तो मिजोरम की हिस्ट्री के लिए आप देख पाएंगे कि जो मिजोरम का एरिया है ना, ये किस किस जगह से लग रहा है, इससे आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम का जो एरिया हमारे त्रिपुरा से लगता है, मणिपुर से लगता है और आज के आसाम से लगता है। तो 3 तो राज्य हो गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो इधर म्यांमार और एक इधर बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ना, सारे फसाद की जड़ आखिरकार यही थी, क्योंकि 1971 से पहले ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसी होगी वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश प्रायोजित होगी। दूसरा, इसमें अंग्रेजों का भी हाथ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का, आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस म्यांमार को भी अनेक्स किया था। तो जब भारत का पार्टीशन किया गया म्यांमार से, ठीक है, यानी कि पहले तो म्यांमार अपने आप में यहाँ पर हुआ करता था। 1942 के टाइम पे आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 42, तो उस समय जापान ने इस एरिया पर अटैक किया था और पूरा का पूरा जो म्यांमार का रीजन था वो आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से। तो उस समय जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि म्यांमार का और इंडिया का पार्टीशन करना था। तो जब म्यांमार और इंडिया का पार्टीशन अंग्रेजों ने किया था, तो उस पार्टीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी ट्राइब, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहा करते थे। तो आधे जो लोग थे वो म्यांमार में रह गए और आधे लोग कहाँ पर रह गए, इंडियन बॉर्डर में रह गए। और दोनों ही लोग एक दूसरे के एरिया में माइनॉरिटी हो गई। जो इस एरिया में मेजोरिटी हुआ करते थे वो सब के सब क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गए। तो इन कंट्रीज में आमतौर पर यह भावना थी, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है यहाँ पर यह भावना थी कि हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो एथनिक प्रोफाइल है वो म्यांमार की बहुत सारे इलाकों से मैच करती है। और म्यांमार में भी आप जानते हैं डेमोक्रेसी वहाँ पर कोई खास सफल नहीं हुई थी। आर्मी ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट्स के ग्रुप्स हुए जिन्होंने इन लोगों को भी एक तरह से उकसाया कि वो भी भारत के खिलाफ विद्रोह करें। रही सही कसर पाकिस्तान ने इनको हथियार देकर के करी दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि आखिर यहाँ के जो लोग थे इनमें भारत के खिलाफ अलगाव की भावना क्यों आई। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 1950 में मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो पूरा का पूरा एरिया था ना, ये असम के अधीन ही गवर्न हुआ करता था। तो असम की जो गवर्नमेंट थी आमतौर पर इसने क्या किया, 1950s के दौर में अपनी जो असमिया भाषा है इसको पूरे एरिया में लागू करना शुरू किया। यानी कि यहाँ पर भी लोग एक तरह से नेशनल लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कंपलसरी करना शुरू किया। तो जैसे ही असम की गवर्नमेंट ने असमिया लैंग्वेज को इस एरिया में कंपलसरी किया, तो यहाँ के लोग विद्रोह करने लग गए। ठीक है, कि हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारी अपनी अपनी अलग ही पहचान है, हम तुम्हारी लैंग्वेज को क्यों एक्सेप्ट करें, हमारी जो खुद की लैंग्वेज है हम उसको बोलेंगे। तो एक तो विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि ये लोग नाखुश थे कि जो असम की सरकार है, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, ये असमिया भाषा हमारे ऊपर थोप रही है, हमारे जो कल्चर है उसको खत्म कर रही है।
तो एक तो इस वजह से ये लोग नाराज थे। दूसरा, इनकी नाराजगी का जो बेसिकली कारण था वो था 1959 में। 1959 में एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और इस वजह से यहाँ पर जो खाद्यान्न थे वो बिल्कुल भी उगे नहीं और यहाँ पर अकाल पड़ा। और इस अकाल में हजारों की तादाद में जो मिजो लोग थे और भी बहुत सारे लोग जो इन एरियाज़ में रहते थे, इनकी मौत हुई। और कहीं ना कहीं इनकी मौत होने के बाद ये एरिया के लोग, और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता? ऑब्वियसली बात है कि सरकार है उस समय, न सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कर पाई, ना तो असम की गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कर पाई। तो मिजोरम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे असम की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक तो देखो हम लोग, ये केंद्र सरकार यहाँ दिल्ली में बैठेगी, हम लोग यहाँ से इतना ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, बीच में तो बांग्लादेश पाकिस्तान लग रहा था, जाने का रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए ऐसे हुआ, तो इतनी दूर पर हम लोग हैं और दिल्ली वाले हमारी कोई खास मदद कर नहीं रहे, तो हम क्यों ना अपना एक अलग से कंट्री बनाए। तो यहाँ पर 1959 के अकाल के बाद स्थितियां यहाँ पर और ज़रा बिगड़ जाती है और यहाँ पर उसके बाद 1959 में MNF का एक संगठन बनता है। MNF का मतलब है मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। शुरुआत में तो एक तरह से ये प्रोटेस्ट करने वाला संगठन था, कोई अहिंसक टाइप का संगठन था, लेकिन देखते ही देखते आपको पता है कि बांग्लादेश यानी कि जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, इस पाकिस्तान ने क्या किया, इनको भड़काना शुरू किया, ठीक है। पहले तो ये बिल्कुल शांति के साथ प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन बाद में बांग्लादेश के भड़काने की वजह से यानी कि पाकिस्तान के भड़काने की वजह से यहाँ पर जो MNF के कार्यकर्ता थे ये हथियार उठा लेते हैं और पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने लगते हैं। इनको जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट था, हथियार इत्यादि थे, सब पाकिस्तान ने पकड़ा और इन लोगों ने इस एरिया में एक तरह से अराजकता का माहौल स्थापित कर दिया। भारतीय सेना के काफिलों पर समय समय पर हमला करना पूरी तरह से आम हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहले से थे जिनका एक तरह से भारत सरकार के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे, जिनके साथ शांति समझौता भारत सरकार ने कर दिया था, उनको भी इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, 1966 के दौर में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भारत सरकार जो है यहाँ पर परेशान होगी। साथ में एक ऑपरेशन जेरेको नाम से भी एक ऑपरेशन इन लोगों ने लॉन्च किया था। जो मिजो टेररिस्ट वहाँ पर उस समय थे, एक्सट्रीमिस्ट जो वहाँ पर थे, इनका बेसिकली क्या था कि ये लालडेंगा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो लालडेंगा एक तरह से मिजो नेशनल फ्रंट जो MNF है इसका संस्थापक भी आप इसको कह सकते हैं या फिर इसका प्रमुख लीडर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आमतौर पर पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में इसने शरण ली थी और यहाँ पर एक ऑपरेशन जेरेको प्लान किया गया। इस ऑपरेशन जेरेको पे इन्होंने क्या प्लान किया था कि 1966 में हम एक काम करेंगे ना, वहाँ पर बेसिकली जो आर्मी है वो क्या है, असम राइफल्स है। अब आप लोकेशन देखिए मणिपुर की, सॉरी लोकेशन देखिए मिजोरम की। मिजोरम कहाँ पर पड़ता है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो रेड कलर का आप कंट्री, सॉरी रेड कलर का स्टेट आप देख पा रहे होंगे, ये मिजोरम है। अब देखिए यहाँ पर उस समय कोई बहुत अच्छी सिचुएशन भारतीय सेना के पास नहीं थी। यहाँ पर सड़कों का अच्छा जाल नहीं था, घने घने जंगल थे। अगर कहीं से भी इंडियन आर्मी के ट्रक या फिर काफिले यहाँ पर आते तो जंगलों में उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और दूसरा, न्यू दिल्ली से इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि अगर यहाँ से अचानक से, अगर देखिए जो आप देख पा रहे होंगे मिजोरम है, अगर यहाँ पर रिवॉल्ट किया जाता है, मिजोरम की जो कैपिटल आइजोल है, अगर इसको कब्जे में ले लिया जाता है तो कम से कम अगर 3-4 दिन तक भी MNF के कार्यकर्ता, MNF के जो लड़ाके हैं, आइजोल को अपने कंट्रोल में कर लेते तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा भारत के लिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है, यहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं भारत से। और पाकिस्तान ने वादा किया था कि तुम एक काम करो ना, तुम कैसे करके इस आइजोल पर 3 से 4 दिन तक कब्जा रखो, अपना MNF का झंडा फहरा, तो फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस में कि देखो भारत यहाँ पर कितना अत्याचार कर रहा है, यहाँ के लोग जो है भारत सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो गए। जो आपका मिजोरम है इसको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए। साथ में पाकिस्तान ने यह भी आश्वासन दिया कि जो आप मिजोरम वाले हैं ना, हम आपको हथियार इत्यादि सब आपूर्ति करते रहेंगे, साथ में आपको एज अ कंट्री हम अपने यहाँ पर मान्यता देंगे। तो ये प्लान बनाया था पाकिस्तान ने मिजो नेशनल फ्रंट के टेररिस्ट के साथ मिलकर, ऑपरेशन जेरिको प्लान किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने ये लगभग आप जानेंगे कि 1 मार्च 1966 से ये जो प्लान था अपने आप में, हालांकि एक्टिव तो पहले हो गया था, लेकिन इन लोगों ने जो सरकारी खजाने थे इन पर अटैक किया। साथ ही साथ में जो है हमारे असम राइफल्स के जो जवान थे इन पर बहुत ही मल्टीपल अटैक किए, बहुत सारे जवान हमारे यहाँ पर शहीद होने लगे एक के बाद एक। और साथ ही इन्होंने एक खबर तो ये तक आई कि जो असम राइफल्स का जो एम्यूनेशन सेंटर था वो तक इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और असम राइफल्स के जो सोल्जर्स थे वहाँ पर बहुत कम थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे। और मिजो नेशनल फ्रंट के आतंकियों को पाकिस्तान ने बहुत सारे हथियार दिए। अब खुद सोचिए ना, ये मिजोरम है, इसके बगल में पाकिस्तान इतना बड़ा पड़ जा रहा है, तो यहाँ से हथियार लाना तो बहुत आसान है, और दिल्ली से यहाँ असम में हथियार पहुंचाना कितना टफ होगा, ठीक है। और अगर एयरफोर्स के माध्यम से भारत सरकार ने प्रयास किया था कि जो फाइटर नहीं
जो सिंपली हेलीकॉप्टर होते हैं, इसके माध्यम से रसद आपूर्ति जो है यहाँ मिजोरम में की जाए। ठीक है, तो ये भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो यहाँ के जो MNF के टेररिस्ट थे ये लोग ऊंचाई वाले जगहों पर बैठे हुए थे और वहाँ से लोग सीधा हेलीकॉप्टर्स को शॉट कर देते थे। अगर सोचिए कि हेलीकॉप्टर चल रहा है तो हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर तो चलता है नहीं, निचली ऊंचाई पर ही आमतौर पर चलता है। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारी गोलियां चलाते थे। 20-25 टेररिस्ट मिलकर के गोलियां चलाएंगे तो 2-4-5 गोलियां भी अगर लग जाएंगी हेलीकॉप्टर को तो वो क्रैश कर जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश कर गए। इंदिरा गांधी परेशान होगी। ठीक है, उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने उस समय लगभग 2 महीने हो रहे थे और उस समय इंदिरा गांधी की कोई बहुत अच्छी खास छवि नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उस समय इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको कुछ खास अंदाजा नहीं था। गुलजारी लाल नंदा ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है आतंकियों के कब्जे में आ गई है और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट इनको है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से मिजोरम को एक नया कंट्री बनाने की मांग करने वाला है। तो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा ने कहा इंदिरा गांधी को कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मिजोरम पर। तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सोल्जर्स को अगर यहाँ से डिप्लॉय करेंगे तो सोचिए दिल्ली से सोल्जर जाएंगे या फिर कहीं से भी सोल्जर जाएंगे, यहाँ पर सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो यहाँ से लोग जाएंगे तो ना, तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विकास काम कुछ भी नहीं हुए थे। सड़कें बहुत ही खस्ता हाल थी, जंगलों से होकर सड़कें गुजरती थी, जंगलों पर कब्जा इन आतंकियों का था। अगर जंगल में किसी सड़क से अगर आप देखेंगे कि अगर कोई सेना का काफिला जा रहा होगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये जो टेररिस्ट थे, मिजो टेररिस्ट, बहुत सारा नुकसान इंडियन आर्मी को पहुंचा सकते थे, हमारे जवानों को पहुंचा सकते थे। लेकिन फाइनली जो है इंदिरा गांधी ने तय किया और गुलजारी लाल नंदा ने तय किया कि हम मिजोरम के एरिया पर एयर स्ट्राइक करेंगे। और एयर स्ट्राइक यहाँ पर उसकी बात की गई, जो विमान थे इनसे जो है एक के बाद एक अटैक यहाँ पर किए। 5 तारीख की बात है। ठीक है, ये बात है 5 मार्च 1966 की। ये जो है हमारे विमान थे, उस समय के जो विमान थे ना, वो लेजर गाइडेड मिसाइलें दागने में सक्षम नहीं थे। ये आमतौर पर क्या करेंगे, बॉम्ब गिराएंगे। अब वो बॉम्ब कहीं पर भी गिर सकते। तो आइजोल का जो शहर है उसके बहुत अलग अलग ठिकानों पर बम गिराए गए और इनके बम को गिराने का एक बहुत अच्छा नतीजा ये भी हुआ कि जो मिजो नेशनल फ्रंट के जो टेररिस्ट थे जिनका मिजोरम की राजधानी आइजोल में कब्जा था, वो वहां से फिर से भाग करके जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर जाने लगे। और मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है 5 तारीख को एयरफोर्स की बॉम्बिंग के बाद कहीं ना कहीं आतंकियों के कब्जे से मुक्त हो गई। तो ये कहानी थी 1966 में मिजोरम में बॉम्बिंग की। अब यहाँ पर 2 अलग अलग थ्योरीज आती है। पहली बात तो देखिए, सरकार ने इस बात को डिनाई कर दिया कि हमने बॉम्बिंग नहीं की है। सरकार का कहना था उस समय कि मिजोरम की स्थितियां इतनी खराब उस समय हो चुकी थी कि हम अपने सैनिकों को अगर यहाँ पर भेजते जंगलों के रास्ते तो पॉसिबिलिटी थी कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में सोल्जर्स मारे जाते। मिजोरम की कैपिटल आइजोल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, भारत से बहुत ही दूरी पर है और इसलिए हमने एयरफोर्स के माध्यम से बॉम्बिंग नहीं की, हमने एयरफोर्स के माध्यम से गोलियां चलाई। हालांकि वहाँ पर बाद में जब मिजोरम के जो आइजोल के जो लोग थे उनका खुद का कहना कि इतने सारे बॉम्ब यहाँ पर गिरे थे, तो डेफिनेटली बॉम्ब तो वहाँ पर गिरे थे, इस बात को हम मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 थ्योरीज आती है। बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के कदम को सपोर्ट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोग अपोज करते हैं कि नहीं ये गलत था। अब सपोर्ट करने वालों के तर्क क्या है और अपोज करने वालों के तर्क क्या है, इनको मैं आपको बताना चाहूँगा और आप खुद ही डिसाइड करिए कि ये ठीक था या गलत था। न तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ न तो अपोज करता हूँ। देखिए, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न तो अच्छी होती हैं न तो बुरी होती हैं। किसी एंगल से उसको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये भी ठीक ही कह रहे हैं, कुछ एंगल से देखोगे तो नहीं यार ये तो गलत है। ठीक है, तो एक्चुअल में इनके सपोर्ट में कौन सा तर्क था? सपोर्ट में आप देख पा रहे होंगे कि जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, ये बांग्लादेश पूरा समय पाकिस्तान था, इनका पूरा सपोर्ट इन मिजो आतंकियों को था। इनके पास फुल फ्लैश हथियार थे, बहुत ही अच्छी स्थिति में ये लोग थे और पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के सर में उस समय अमेरिका का हाथ हुआ करता था, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था। इन्होंने पूरी की पूरी अपनी एक तरह से जितने भी यहाँ के लड़ाके थे सबको ट्रेन करके बिल्कुल बढ़िया बना रखा था और इन लड़ाके यहीं के थे रहने वाले। तो इनका क्या था कि यहाँ के एरिया से बहुत अच्छा ये लोग जानते थे और यहाँ के जो रास्ते थे बहुत संकरे थे, सड़कें बिल्कुल छोटी छोटी थी और जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। जंगलों के इलाकों में पूरा कब्जा था, साथ में मिजोरम की कैपिटल आइजोल पर भी कब्जा था। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय सेना के जवानों को यहाँ पर लड़ने भेजा जाता तो पॉसिबिलिटी थी कि मल्टीपल सोल्जर्स हमारे यहाँ पर शहीद हो जाते। तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट करने वाले लोगों का ये तर्क यहाँ पर है
कि मिजोरम में थे आतंकी, उनको मारने के लिए अगर हम अपने सेना के जवानों को भेजते तो क्या सेना के जवानों के मानवाधिकार नहीं होते हैं? क्या उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मिजो आतंकियों को मारने के लिए अपनी सेना के जवानों को भेजते तो बहुत बड़ी तादाद में शहीद हो जाते। तो उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स के माध्यम से बॉम्बिंग की, क्योंकि जो रास्ते हैं वो सब के सब मिजो आतंकियों के कब्जे में थे। कैसे हमारे जवान वहां पर जाते? ठीक है। और दूसरा, ये इतना नीचे पड़ता है, यहां पर पड़ता है, और कैपिटल हमारी यहां पर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके कैसे जाएंगे? तो प्रॉब्लम थी। इसलिए सरकार ने पहले तय किया कि पहले कैपिटल आइजोल को हम जो है छुड़ाएं, उसके बाद अपने जवानों को हम यहां पर भेजेंगे, तो ये अपने आप में सही रहेगा। तो ये सरकार का अपने आप में तर्क है। दूसरा, जो विरोधी है उनका तर्क ये है कि सेना तो होती ही लड़ने के लिए है, ठीक है, जवानों को तो अपना बलिदान देना ही पड़ता है। तो अगर सामने खड़े आतंकी बंदूक लिए खड़े थे तो तुम एयरफोर्स से बॉम्बिंग क्यों करोगे? एक मच्छर है, मच्छर को मारने के लिए तोप थोड़ा चलाओगे? ठीक है। तो ये विरोधियों का तर्क है कि अपनी ही कंट्री के अंदर अपने ही लोगों के ऊपर तुमने बॉम्ब बरसा दिए एयरफोर्स के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग इसको गलत कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको सही कहते हैं, लेकिन फाइनली ये सही था कि गलत था, इसको आप देखें। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ना, ये जो मणिपुर में, सॉरी, मिजोरम में जो भी इंसर्जेंसी हुई थी, ये सारी की सारी पॉलिटिकल थी। लोगों में क्या है ना कि शासक बनने की ख्वाहिश थी। तो यहाँ पर लालडेंगा नाम का एक व्यक्ति है, इसका बहुत बड़ा हस्तक्षेप यहाँ पर था। अब आप सोचोगे क्या 1966 में जब आइजोल पर कब्जा कर लिया था तो क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था? देखिए, ठीक उसके बाद बिल्कुल नहीं था। 1966 में मिजोरम की कैपिटल आइजोल पर जब कब्जा हुआ था भारतीय सेना का, उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। उसके बाद भी 20 साल तक लगातार मिजो नेशनल फ्रंट का अटैक जो है इस एरिया में हमारे सोल्जर्स पर होता रहा। बहुत बड़ी तादाद में सोल्जर्स हमारे यहाँ पर शहीद हो गए। और उसके बाद 1966 के बाद इंदिरा गांधी समझ चुकी थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेहतर कदम इंदिरा गांधी ने उठाया। और अगर मैं कहूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी घटी है, हालांकि पूरी तरह से नहीं घटी, इसका कहीं ना कहीं जो योगदान है ना, मैं दूंगा इसमें लगभग 40% योगदान जो है इंदिरा गांधी का है, और उसके बाद का 40% योगदान राजीव गांधी का। आप देखेंगे कि मैं आगे बताऊंगा आपको उसके बाद क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए, इंदिरा गांधी, भले ही उस समय इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब खुरापात कौन कर रहा? पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय यहाँ तो था, लेकिन साथ में ये वाला जो एरिया है ना, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और दोनों में क्या था? पाकिस्तान था। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ऊपर पे चाइना था, चाइना पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन थे। तो इंदिरा गांधी और हमारे जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, आर्मी के ऑफिसर्स थे, वो समझ चुके थे कि अगर इस एरिया पर हमको अपना कंट्रोल बनाए रखना है तो पाकिस्तान और चाइना से इस एरिया के इन्फ्लुएंस को घटाना होगा। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी था जो यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, इनको जो है हथियार देने वाला। मणिपुर के लोग अब अलग राज्य की मांग करते, नागा जो कम्युनिटी थी वो नागालैंड की मांग कर रहे थे, त्रिपुरा वाले अलग की मांग, मेघालय वाले अलग की मांग। तो हजारों जो है कुकी लैंड बना दो, ये लैंड बना दो। तो बहुत सारे अलग अलग संगठन थे जो अलग अलग देश की मांग को लेकर लड़े थे, और इन सबको सपोर्ट किसका था? बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश यानी कि उस समय का ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि इस बांग्लादेश का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई ना कोई हिसाब करना पड़ेगा। यही नतीजा था कि 1971 में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करके हमको मिला क्या? यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन मिले, अमेरिका हम पर अटैक करने ही वाला था, वो तो अच्छा हुआ सोवियत ने जो है हमको बचा लिया, और हमारे ऊपर इतने सैंक्शन लगे कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ गई। ठीक है। उद्योग धंधे हमारे चौपट हो गए। लेकिन 1971 में जो पाकिस्तान हारा था और ये ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया बांग्लादेश बना था, इसका सीधा प्रभाव हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही बांग्लादेश बना, तुरंत के बाद जो है यहाँ से जो हथियार सप्लाई इनको हो रहे थे, ये होना पूरी तरह से बंद हो जाते शुरू में। हालांकि बाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से बंद हो जाते, लेकिन जब 100% मिल रहे थे, तो अब बांग्लादेश के रास्ते जो है उनको केवल 10% ही हथियार लगभग मिलेगी आने वाले समय में। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इसमें मिली नहीं थी बांग्लादेश की। तो ये सब कुछ हुआ। तो 1971 में जो बांग्लादेश बना, वो एक की पॉइंट साबित हुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए। नॉर्थ ईस्ट से जो आतंकवाद है इसको खत्म करने में 1971 के वॉर की सबसे ज़्यादा भूमिका थी। ठीक है, ये आप जानते हैं। और इससे आतंकियों को भी ये मैसेज पहुंचा कि 93 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनका तुम्हारे सर पर हाथ था, हमने इनको सरेंडर यहाँ पर कर दिया। साथ में यहाँ से हथियार इत्यादि की आपूर्ति भी इन लोगों को क्या होगी? कम होगी। कुछ बहुत हथियार जो है चाइना के माध्यम से या पाकिस्तान म्यांमार के माध्यम से भेजता था, लेकिन भारत सरकार के म्यांमार के साथ भी रिलेशन उस समय अच्छे थे। तो इन एरिया के जो मिलिटेंट्स थे, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार, इनकी कमी अब होने लगी। और इनकी कमी होगी तो सीधी सी बात है कि अब वो जीतेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? भारत सरकार के साथ समझौता करने का प्रयास करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात, अब यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री में हमने ये सब कुछ सीखा। जब जो है लोग हारने लगते हैं तो समझौता करने आते हैं। तो इसके बाद जो है राजीव गांधी का कार्यकाल आता है, इंदिरा गांधी ने इनको मार मुरा खूब सारा। ठीक है।
फिर राजीव गांधी आप जानते हैं कि उन्होंने बीड़ा उठाया था कि मैं इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में शांति लाऊंगा, यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स हैं मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, आतंकवादियों से बातचीत करूंगा और उनसे हथियारों को सरेंडर कराऊंगा, और होता भी बिल्कुल यही है। ठीक है, 1975 में सबसे पहले हमारी जो रॉ थी इसने बातचीत की थी लाल डेंगा के साथ कि भाई तुम एक काम करो, तुम अपने हथियार त्याग दो, तुम्हारी जो मांग है कि मिजोरम को अलग देश बनाया जाए, अलग देश तो हम नहीं बना पाएंगे लेकिन हम मिजोरम को एक अलग राष्ट्र, हम जो है राष्ट्र नहीं अलग राज्य भारत के अंदर ये हम बना देंगे। तो लाल डेंगा कहता है कि नहीं, हम इतने से नहीं मानेंगे, आप एक काम करो, मिजोरम को अलग जो है स्टेट तो बनाओ लेकिन उसको एक तरह से जैसे कश्मीर का स्टेटस था ऑटोनॉमी वैसा स्टेटस दो। भारत सरकार जो है मिजोरम में कुछ भी नहीं करेगी जब तक कि हमारी गवर्नमेंट जो है हाँ नहीं करे, और भी बहुत सारी शर्तें जो है लाल डेंगा ने रख दी थी जिसे भारत सरकार ने मांगने से इनकार कर दिया। बाद में जो है लाल डेंगा समझ गए कि कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझको करना ही पड़ेगा, तो 1986 में फाइनली एक एग्रीमेंट होता है लाल डेंगा और हमारे जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में। और उसके बाद आप जानकर हैरान होंगे कि मिजोरम में जितने भी आतंकवादी संगठन थे, एमएनएफ के जितने भी आतंकी थे, सबने सरेंडर कर दिया और एक तरह से संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। और 1986 से लेकर अब तक मिजोरम में आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं दिखा और मिजोरम ने उसके बाद इतनी तरक्की की कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे शांत क्षेत्र ये हो गया। यानी कि हमने जिस कंट्री नहीं, जिस स्टेट पर हमने बॉम्ब गिराए थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1986 में जब राजीव गांधी ने यहाँ पर शांति वार्ता की, तो उसके बाद से लेकर अब तक ये स्टेट इतना शांत है और इसने अपनी एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च किया कि आज तक केरल को गौरव प्राप्त था देश का सबसे एजुकेटेड शहर होने का। देश का सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था जो सबसे अच्छी है वो आपको पता होगा केरल की होगी, लिटरेसी रेट सबसे अच्छा केरल का, लेकिन अब उसको पछाड़कर कौन आ गया है, मिजोरम आ गया। तो मिजोरम 1986 से लेकर अब तक उसने इतनी तरक्की कर लिया, आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये आप शांति समझौते की आप फोटो देख सकते हैं, राजीव गांधी यहाँ पर हैं और साथ में आपको पता है कि लाल डेंगा के साथ राजीव गांधी और उनकी वाइफ सोनिया गांधी मिजोरम की राजधानी आइजोल में बिल्कुल एक बिना सुरक्षा के, बिना सिक्योरिटी के वहाँ पर एक ओपन जीप में बैठते हैं और घूमते हैं ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए कि मिजोरम की कैपिटल आइजोल जो है कितनी सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के प्रयास नॉर्थ ईस्ट में 1971 में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाने से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कम हो जाता है और उसके बाद राजीव गांधी की नीति की यहाँ के आतंकियों से बातचीत करके सरेंडर करा जाए। हालांकि राजीव गांधी ने बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ बातचीत की थी, यहाँ पर जो है केवल मिजोरम में ही इंसर्जेंसी नहीं थी, अदर जो अन्य जो राज्य थे यहाँ पर भी थी, मणिपुर में भी थी, नागालैंड में भी थी और राजीव गांधी ने बहुत सारे मिलिटेंट्स के साथ बातचीत की थी, लेकिन अन्यों ने जो है कुछ समय तक तो सरेंडर किया लेकिन बाद में फिर से हथियार उठा लिए थे। लेकिन मिजोरम में जब यह अकॉर्ड साइन हुआ था 1986 में और 1987 में आप जानते हैं मिजोरम जो है अलग से एक स्टेट बन जाता है, तब से लेकर अब तक यहाँ पर शांति। हालांकि कभी कभार बॉर्डर में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर क्या यहाँ पर शांति है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हो? हालांकि देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, यहीं पर खेल होता है। लाल डेंगा को जब पता चला कि होने वाला कुछ है नहीं, मैं बढ़िया यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, तो उसने क्या किया, उसके बाद सीधी सी बात हथियार त्याग करके पहुँच गया चीफ मिनिस्टर बनने। ठीक है, तो यही सब कुछ चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि जो ये वाला इशू था आप पूरा इसको समझ पाए होंगे। अब आप इसमें क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं नहीं बहुत ही गलत हुआ, इस तरह से अपने ही कंट्री के अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ जो है हथियार एयरफोर्स के माध्यम से बॉम्बिंग नहीं की जा सकती है। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि उस समय ऐसा ही करना सही लग रहा था क्योंकि रास्ते सारे के सारे आतंकियों के कब्जे में थे। ठीक है, सेना के जवान अगर जाते तो बहुत बड़ी तादाद में जवान वहाँ पर मारे जाते, शहीद हो जाते, जो भी ठीक नहीं था। ठीक है, और अगर मिजोरम की कैपिटल आइजोल पर बॉम्बिंग करके अगर टेररिस्ट को वहाँ से भगाया गया तो बहुत सारे लोग मानते कि हाँ ये भी ठीक ही था। तो अब जो भी ठीक था न तो सही था न गलत था। अगर मुझसे पूछा जाए तो सही भी नहीं कहूँगा मैं, इसको गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ अलग दृष्टि से अगर आप देखें तो आप कुछ और सोचेंगे, अलग दृष्टि से देखेंगे तो फिर आप कुछ और ही सोचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।